हेलो एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे मुख्य कार्यपालिका के कार्यों का। मुख्य कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश। ये होता है मुख्य कार्यपालिका, यानी यह एक संगठन होता है, यानी पर जो प्रमुख है प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका एक संगठन होता है मुख्य कार्यपालिका में। लेकिन इसके अलावा मुख्य कार्यपालक होता है, वो क्या होता है, एक अधिकारी होता है, यानी जो देश की शीर्ष पद पर यानी सबसे ऊंचे पद पर आसीन या विराजमान जो अधिकारी होता है वह मुख्य कार्यपालक कहलाता है। तो आज हम मुख्य कार्यपालक के कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसका जो अध्ययन है इस प्रकार से है। सरकार के 3 अंगों में से कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है। कौन से हैं 3 अंग? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका या विधानपालिका। प्राचीन तथा मध्य युग में सरकार अर्थात कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति, राजा या सम्राट के हाथों में होती थी। वही कानून का निर्माण, कानून को लागू तथा न्याय संबंधी कार्य करता था। लेकिन आज कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? विधायिका। कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका, और न्याय संबंधी जो कार्य करती है वो न्यायपालिका करती है। परंतु समय में परिवर्तन के साथ साथ राजा या सम्राट की शक्तियाँ सीमित हो गई हैं, या यूं कहिए कि राजा या सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया है और उसका स्थान लोकतंत्रीय अध्यक्ष ने ले लिया है। आधुनिक लोकतंत्रीय युग में सरकार की शक्तियाँ बटी हुई हैं। सरकार के कार्यों का क्षेत्र बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार कल्याणकारी होती है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने पड़ते हैं, तो इसलिए उनका कार्य क्षेत्र बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने पड़ते हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसका कार्य करने पड़ते हैं, तो कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। तो इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो यदि 10th 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे। पहले यहाँ तक आप लिख दोगे। 12th क्लास के जो स्टूडेंट है यहाँ तक इसको लिखोगे। यहाँ तक लिख के फिर क्या लिखोगे कि मुख्य कार्यपालिका के या मुख्य रूप से कार्यपालिका के कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 राजनीतिक कार्य और नंबर 2 प्रशासनिक कार्य। उसमें हमें आगे लिखेंगे, इनमें से मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य इस प्रकार से हैं। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स ये लाइन लिखोगे। पहले ये लाइन लिख के यहाँ तक ये लाइन लिख के आप यहाँ तक लिख के यहाँ तक लिख के आप अंग हैं से तक लिख के उसके बाद आप आगे जो बताएगा वो ऐसे आप लिख सकते हो। तो अब आता है इसका राजनीतिक कार्य, यानी राजनीति से संबंधित कार्य। मुख्य कार्यपालिका 2 रूप के होते हैं, एक राजनीतिक होता है तथा दूसरी और शासन का प्रमुख या स्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी भी कह सकते हैं। आधुनिक लोकतंत्री युग में राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत जनता और विधानपालिका होती है। मुख्य कार्यपालिका का उसका पद जनता के समर्थन के आधार पर प्राप्त होता है। उसे अपने पद पर आसीन रहने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, जो उसके दल से प्राप्त होता है। साथ ही अपने दायित्व यानी कार्यों का पालन करने के लिए
तथा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे आवश्यक कानूनों और धन की आवश्यकता होती है। ये दोनों शक्तियाँ उसे विधानपालिका से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका को हमेशा यह परिवर्तन करना चाहिए या प्रयत्न करना चाहिए कि विधानपालिका और जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करे, जिसे जनता और विधानपालिका उससे प्रसन्न रहे। परंतु उसका यह आशय कदापि नहीं होना चाहिए कि मुख्य कार्यपालिका और विधान कार्यपालिका की इच्छाओं को कार्यान्वित करती रहें। कई बार ऐसा देखने में आया है कि जनता व विधानपालिका अनुचित मांगों को प्रस्तुत करती है। ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालिका को केवल उचित और राष्ट्रहित में की गई मांगों को ही मानना और कार्यान्वित करना चाहिए। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका केवल अनुसरण ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन अथवा नेतृत्व भी करती है। वह विधानपालिका और जनता के सामने उन नीतियों और कार्यक्रमों को रखती है जो उसकी दृष्टि में राष्ट्रहित के हैं तथा अपने गुणों के आधार पर इन नीतियों और कार्यक्रमों को आवश्यक समर्थन जुटाती है। स्पष्टता के लिए मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित से है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ तक लिखोगे आप। पहले दो रूप होते हैं, एक है राजनीतिक होता है और दूसरा शासन का प्रमुख। ये यहाँ तक आप लिखोगे और उसके बाद आप जो +2 के स्टूडेंट्स हैं यहाँ से उसको स्टार्ट कर दोगे। तो इसके जो प्रमुख कार्य, पहला जो कार्य है विधानपालिका द्वारा पास किए गए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना। बिल साधारण बिल भी हो सकता है और धन बिल भी हो सकता है, यानी कोई भी बिल है वो बिल मुख्य कार्यपालक की स्वीकृति के बगैर मंजूर नहीं हो सकता, यानी उसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे और तभी वह बिल पास हुआ माना जाता है। अध्यादेश जारी करना, यानी कहने का मतलब है जब संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है तो उस टाइम मुख्य कार्यपालक अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और भंग करना। यहाँ पर जब आम चुनाव होते हैं या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके तुरंत बाद मुख्य कार्यपालक संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यदि अधिवेशन नहीं चल पा रहा तो उसको स्थगित भी कर सकता है और भंग भी कर सकता है। उसके पश्चात आता है नंबर 4 पॉइंट, बजट पास करवाना। यह भी मुख्य कार्यपालक का प्रमुख कार्य है। कोई भी धन बिल या बजट है वो मुख्य कार्यपालक के हस्ताक्षर के बगैर पास नहीं हो सकता। नंबर 5, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकृति दिलवाना। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना। युद्ध, शांति और व्यवस्था संबंधी कार्य करना, क्योंकि मुख्य कार्यपालक होता है, कार्यपालक है जो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। युद्ध की घोषणा करना या शांति बनाना, और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो क्या कर सकता है, संधि भी कर सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करना। ये मुख्य कार्यपालक के प्रमुख कार्य हैं। लेकिन एक बात यहाँ हम देखेंगे कि यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर ये जो सारे कार्य हैं वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुख्य कार्यपालक है, बल्कि जबकि प्रधानमंत्री है वो ही इनकी शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है, जिसके कारण प्रधानमंत्री को वास्तविक मुख्य कार्यपालक माना गया है और राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालक माना गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रशासकीय कार्य। यहाँ पर हम सीधा इसके अंदर डेफिनेशन भी दी गई है जो स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। हम सीधा यहाँ पर कहाँ से शुरू कर देंगे इसको, 12th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ से इसको शुरू कर देंगे। प्रशासकीय नीति का निर्माण करना। इससे पहले क्या लाइन लिखेंगे कि प्रशासकीय कार्य लिखेंगे। पहले तो ऊपर ये लाइन लिखोगे आप, उसके बाद क्या लिखोगे कि मुख्य कार्यपालक के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। यही लाइन आपको कहाँ लिखनी है, राजनीतिक कार्य में भी। राजनीतिक कार्य और प्रशासकीय कार्य, जिनमें से मुख्य कार्यपालक के प्रशासकीय कार्य इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो कार्य है प्रशासकीय नीति का
निर्माण करना। तो इसके अंदर क्या है, प्रशासकीय नीति का निर्धारण और निर्माण करना प्रधान कार्यपालक का मुख्य कार्य, यानी मुख्य कार्यपालक का प्रमुख कार्य है। यानी किसका कार्य है, ये राष्ट्रपति का कार्य है। लेकिन यह कार्य कौन करता है, हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री करता है। वह राज्य के अधिकारियों को विशेष नीति संबंधी निर्देश करता है ताकि वे अपने कार्य ठीक प्रकार से कर सकें। तो इसको हम कहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद आता संगठन के विवरण का निर्धारण, यानी संगठन क्या है। संगठन प्रशासकीय संगठन भी हो सकता है, जो हमारे इसके अंदर प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल है, इसके अंदर कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे और कितने उप मंत्री होंगे, कितने सचिव होंगे, इन सभी का निर्धारण कौन करता है, मुख्य कार्यपालक करता है। वैसे इसके अंदर पर संगठनों के नाम भी यदि आपसे पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल विभाग है, निगम है, आयोग हैं, इनके अंदर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी या लिपिक के अन्य अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनका निर्धारण भी मुख्य कार्यपालक के द्वारा ही किया जाता है। तो क्या लिखा, प्रशासकीय संगठन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विभाग, निगम, आयोग आदि। विधानपालिका इनकी स्थापना करती है, परंतु इनके आंतरिक संगठन का निर्णय मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाता है। यानी इसके बारे में भी आपको बताया है कि संगठन किस प्रकार से, यानी उसके जो कर्मचारी हैं कौन कौन होंगे, जैसे सचिव होगा, ज्वाइंट सचिव होते हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, लिपिक होता है और फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी होते हैं। इसके बाद आता है निर्देश, आदेश आदि जारी करना, यानी जो मुख्य कार्यपालक होता है समय समय पर कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय पर निर्देश देता है, आदेश देता है। या इसके अंदर इसने क्या लिखता है कि किसी भी आदेश को सार्थक व प्रभावी बनाने के लिए निर्देश आवश्यक है। प्रशासनिक कार्यों को संवैधानिक परिपत्रों के अनुरूप यानी के अनुसार बनाने के लिए भी आदेश देना आवश्यक होता है। यदि आप ये लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक आप लिख सकते हो। और यदि इससे आगे आप जिस प्रकार से आपको बताया है कि किसी भी कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, कार्य को सही ढंग से पूरा करने के लिए समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को क्या करता है, मुख्य कार्यपालक दिशा निर्देशन देता है। अब कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, यानी जो देश के महत्वपूर्ण जो पद होते हैं, इसके अंदर देश के जो महत्वपूर्ण पद हैं उनके ऊपर नियुक्ति मुख्य कार्यपालक के द्वारा की जाती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महालेखाकार, महालेखा परीक्षक व नियंत्रक, राजदूत आदि, इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालक यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि ये अधिकारी अपने कार्य का निष्पादन यानी पूरा करना निष्ठापूर्वक व दक्षता से नहीं कर रहे हैं तो मुख्य कार्यपालक इन्हें पद से बर्खास्त भी कर सकता है। आप इस ढंग से इसको लिख सकते हो। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, विभिन्न कार्यपालक क्रियाकलापों का समन्वय। नहीं, समन्वय का मतलब होता है तालमेल, यानी कार्यों के बीच में तालमेल रखना। यानी आज जो प्रशासन है या सरकार कह सकते हैं, वो क्या हो चुकी है, कल्याणकारी सरकार हो चुकी है। यानी अनेक कल्याण के कार्य करने पड़ते हैं, अनेक विभाग हैं, उनके उप विभाग है, तो कर्मचारियों में क्या होता है, तालमेल का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण कार्यों में उलझन पैदा होती है। तो मुख्य कार्यपालक का कार्य होता है कि वह उनके बीच में तालमेल या समन्वय उत्पन्न करता है। इसके बाद आता है वित्त का प्रबंध यानी पैसे का प्रबंध, यानी कोई भी कार्य पूर्ण करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे का प्रबंधन कौन करता है, मुख्य कार्यपालक करता। तो क्या लिखेंगे, पैसे का प्रबंधन मुख्य कार्यपालक करता है। और जैसे हमारी संचित निधि होती है, उसके ऊपर तो नियंत्रण ही मुख्य कार्यपालक का होता है, यानी राष्ट्रपति का होता है। बिना उसकी अनुमति के उससे पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कहाँ तक लिखोगे, प्रशासकीय विभागों के लिए बजट तैयार करना और उसे विधानपालिका की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना मुख्य कार्यपालक का कर्तव्य है।
वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में होने वाले प्रचालनों यानी खर्चों की रिपोर्ट देता है। वह राजस्व और खर्च की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए प्रबंधों पर वक्तव्य देता है। यहाँ तक इसको लिख देंगे। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, मुख्य कार्यपालक का कर्तव्य है। अब प्रशासकीय प्रचालनों का परीक्षण करना, यानी जो खर्च के लिए पैसा लिया गया है, जो ऊपर आपने पढ़ा था वित्त का प्रबंधन, जो खर्च के लिए पैसा लिया गया वो ये देखना एक अधिकारी के माध्यम से, यानी कौन है वो अधिकार, महालेखा परीक्षक व नियंत्रक, उसके माध्यम से जो खर्च किया गया है या पैसा जो मांगा गया है वो उनका परीक्षण करना। परीक्षण क्या किया जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए पैसा लिया गया है ये पैसा उस उद्देश्य पर खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी जांच पड़ताल करना, ये भी मुख्य कार्यपालक का प्रमुख प्रशासकीय कार्य है। तो क्या लिखा, मुख्य कार्यपालक को यह देखना होता है कि प्रशासनिक व्यापार यानी जो पैसे का खर्च हुआ है, लेन देन हुआ है, का निष्पादन भली भांति हो रहा है या नहीं, यानी उसका खर्च सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं, या जिस उद्देश्य के लिए उसको पैसा लिया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। वह विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों का परीक्षण और नियंत्रण करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य प्रणाली की रिपोर्ट की जांच करता है। वह कर्मचारियों द्वारा कार्य ठीक न करने पर उन्हें चेतावनी और अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन करता है। तो आप यहाँ तक इसको लिख दोगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही लैंग्वेज यूज करो, तो लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो। वैसे जो 12th क्लास है ये 8 अंक का क्वेश्चन आता है, तो 8 अंक का जो क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर 8 ही पॉइंट कंपलसरी होते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य कार्यपालिक या पालिका के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन कीजिए, तो इसके अंदर पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसके अंदर पॉइंट्स 12 दिए गए हैं, तो इनमें से आप कितने करने हैं, जो आप 8 पॉइंट करने हैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर। तो जिस प्रकार से आप बिल्कुल आसान पॉइंट आता है आपका जनसंपर्क, जनसंपर्क का मतलब लोगों के साथ संपर्क। तो इसके अंदर क्या लिखे आप, जो लोग मुख्य कार्यपालक है, यानी अब किसके प्रति है मुख्य कार्यपालक उत्तरदायी, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो समय समय पर लोगों के साथ संपर्क बनाए रखता है और अपने जो नीतियां हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करता है। यह कार्य वह रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, समाचार पत्रों के आदि के माध्यम से करता। तो इस लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। फिर संचार बनाए रखना, यानी एक सूचना को दूसरे तक पहुंचाना, यानी जो सूचनाएं हैं वो निरंतर एक दूसरे को पहुंचाना मुख्य कार्यपालक का कार्य होता है। मुख्य कार्यपालिका विभिन्न विभागों में समुचित संचार रखता है, यानी सूचनाओं का संचार रखता है। संगठन के विभिन्न सत्रों के मध्य सूचना बिना रोक टोक चलती रहे और प्रत्येक अधिकारी इसे अच्छी प्रकार समझ ले। इस कार्य के लिए प्रधान मुख्य कार्यपालक या प्रधान कार्यपालक मुख्यतः उत्तरदायित्व है, या प्रधान मुख्य कार्यपालक का प्रमुख कार्य है। अब संगठन के नेता के रूप में, यानी एक नेतृत्व करता है संगठन। फॉर एग्जांपल हम किसी भी पार्टी की बात करें, फॉर एग्जांपल आज हमारे देश में बीजेपी की पार्टी की सरकार है, उसके संगठन का अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी है। और अध्यक्ष को हमेशा क्या बना जाता है, प्रधानमंत्री का पद या प्रधान का पद प्रदान किया जाता है। तो संगठन के नेता के रूप में भी कार्य करता है। मुख्य कार्यपालक संगठन का नेतृत्व प्रदान करता है। वह समूची प्रशासनिक मशीनरी को प्रेरित करता है, वह कर्मचारियों को प्रेरित करता है ताकि उनके दिलों में कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी और मेहनत आदि के गुणों का विकास हो सके। तो आप कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक लिख दोगे। इसके बाद आता है नियोजन। नियोजन का मतलब प्लानिंग, यानी कोई भी कार्य करने के लिए उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता, यानी बिना प्लान किए कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए मुख्य कार्यपालक प्लानिंग करता है या नियोजन करता है, यानी उद्देश्य भी कह सकते हो, कार्य भी कह सकते हो, यानी उद्देश्य या कार्य को प्राप्त करने के लिए, सही ढंग से प्राप्त करने के लिए या पूरा करने के लिए मुख्य कार्यपालक प्लानिंग या नियोजन का कार्य करता है। तो यहाँ तक आप लिख दोगे। अब लास्ट पॉइंट है 12, सेरिमोनियल प्रतिनिधित्व। इसके में क्या लिखा, आधुनिक युग परस्पर सहयोग का युग है। कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर
नहीं है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए मुख्य कार्यपालिका अन्य देशों से संबंध स्थापित करने के लिए समय समय पर विभिन्न देशों की यात्रा करती है। अन्य देशों में मुख्य कार्यपालिका अपने देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर हमें इसको यहाँ तक लिख दोगे। तो इसके बाद हम देखेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर 12 पॉइंट दिए गए, 12 में से कोई आपको जो आसान 8 पॉइंट लगते हैं उन्हीं को करोगे, बाकी को करने की आवश्यकता नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आपको पूरा अध्ययन कर लेना भी चाहिए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से केवल 8 ही पॉइंट आपको लर्न करने। धन्यवाद।